फाइन स्टूडेंट, क्लास नंबर 30 इंडियन पॉलिटी। इससे पहले 2 क्लास हम लोग कवर कर चुके हैं फंडामेंटल राइट्स में, और ये 3rd क्लास होने जा रहा है फंडामेंटल राइट्स का, और ओवरऑल ये क्लास नंबर 30 है। फाइन, तो फंडामेंटल राइट्स, और इस क्लास में हम लोग आर्टिकल 13 और आर्टिकल 14 पे चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो यस, हम लोग जानते हैं कि पार्ट 1 में 1 से लेकर 4 आर्टिकल्स, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, करेक्ट। उसके बाद पार्ट 2 में, यानी कि पार्ट 1 किस चीज से रिलेटेड है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 2 सिटीजनशिप से रिलेटेड है, राइट फ्रॉम आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11। उसके बाद पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कहां से स्टार्ट होता है? आर्टिकल 2 से, आर्टिकल 2 टू आर्टिकल 35 तक। हाँ 12, सॉरी 2 बोले, आई एम सॉरी, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। बात समझ गए ना? 35 के बाद जो स्टार्ट होगा वो डीपीएसपी के अंदर आ जाएगा। बात समझ गए ना? तो पिछले क्लास में हम लोग स्पेशली फोकस किए थे आर्टिकल 12 पे, और उसमें बीसीसीआई का इशू भी हम लोग लेके आए थे, समझने का प्रयास किए थे क्या बीसीसीआई स्टेट के डेफिनेशन के अंदर हो सकता है या नहीं हो सकता है। फाइन, तो आज क्लास में हम लोग आर्टिकल 13 और 14 को एक्सक्लूसिवली देखने जा रहे हैं। देखो बच्चे लोग, जो हम पढ़ा रहे हैं तुम लोग को, इसमें 2 ऑथर का तुमको मिलेगा मिक्सचर नोट्स। ये जो फर्स्ट है, जो तुम्हारे स्क्रीन में दिख रहा है, ये पीएम बख्शी का लिखा हुआ नोट्स है। पीएम बख्शी साहब का लिखा हुआ बुक का ये अंश हमने यहाँ पे लिया है। और उसके बाद देखोगे जो लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो तो लक्ष्मीकांत वाला भी आ जाएगा इसमें। तो यू शुड अवेयर कि ये लैंग्वेज अचानक कहाँ से आ गया। तो ये लैंग्वेज जो देखोगे, ये लैंग्वेज कहाँ का है? पीएम बख्शी साहब का बुक से लिया गया ये लैंग्वेज है। एनीवे देखो, आर्टिकल 13 तो लेमन टर्म में समझते हैं ना। फर्स्ट लेमन टर्म में समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। आर्टिकल 13 क्लॉज 1, आर्टिकल 13 क्लॉज 2, दोनों को समझते हैं। बच्चे लोग यहाँ पे ध्यान दोगे जो क्लास में प्रेजेंट हो, ठीक है। लेमन टर्म में समझोगे ना, तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी लॉ संविधान लागू होने से पहले रहा। अच्छा, कोई भी लॉ यदि संविधान लागू होने से पहले था तो इसका मतलब क्या है? ये तो ब्रिटिश का लेगेसी है, वो ब्रिटिश का बनाया हुआ चीज़ है। या फिर भारत जो आज़ाद हुआ 1947 में, तो 1947 से लेके 26 जनवरी 1950 तक वो पार्लियामेंट के रूप में भी तो काम कर रहा था, ठीक है। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दोनों ही रोल प्ले कर रहे थे। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी रोल प्ले कर रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, समझे, और एट द सेम टाइम वो लेजिस्लेटिव का भी रोल प्ले कर रहा था। जब लेजिस्लेटिव का रोल प्ले कर रहा था, जीवी मावलकर थे स्पीकर के रूप में। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम कर रहा था वो, तो उस समय राजेंद्र प्रसाद थे। तो उस समय भारत जब आज़ाद हुआ, राइट फ्रॉम 15 अगस्त 1947 से लेके 26 जनवरी 1950 तक, तो वो जो हाउस है दोनों का ही वर्क कर रहा है। तो वो भी जो लॉ बना, वो भी लॉ इस कैटेगरी में आ जाएगा। तो इन अ सिंपल वे, यानी कि जो भी लॉ बना 26 जनवरी 1950 से पहले, यदि वो लॉ हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ कन्फ्लिक्ट करता है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो वो लॉ भी नल एंड वॉइड हो जाएगा। दूसरा क्या है कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो लॉ बना भारत में, या जो लॉ अभी जो बन रहा है, यदि वो कंट्राविन कर जाए फंडामेंटल राइट्स, वो वायलेट कर जाए किसी भी फंडामेंटल राइट से, तो वो भी नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो दोनों टाइप का लॉ नल एंड वॉइड हो सकता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 13 क्लॉज 2। आया समझ में बच्चे लोग? आया समझ में क्या बोल रहे हैं? सो सिंपल ना? आया समझ में? ऑल लॉज इन फोर्स, यानी कि जो पहले से ही लागू है टेरिटरी ऑफ इंडिया में, पहले से लागू है। क्यों पहले से लागू है? क्योंकि 26 जनवरी 1950 से पहले जो बन चुका है, या तो ब्रिटिश ने बना के दिया है, या फिर जो हम स्वयं बनाए हैं, राइट फ्रॉम 1947 टू 1950 तक। समझ गए ना? ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट with the provision of the part shall to extent of such inconsistency be void। देखो कितना सुंदर इंग्लिश, यानी कि जो भी लॉज इन फोर्स है भारत में 26 जनवरी 1950 से पहले, क्योंकि 26 जनवरी 1950 कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डेट है, वो उस दिन हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ। उससे पहले जो भी लॉज है, यदि वो इनकंसिस्टेंट है ये पार्ट 3 से, फंडामेंटल राइट से, तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। उसको पूरी तरीके से स्थगित कर दिया जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा। दूसरा क्या है? स्टेट से, यानी कि उसके बाद स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया 26 जनवरी 1950 के बाद, स्टेट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाया जिसके वजह से जो राइट्स पार्ट 3 में जो राइट्स दिया गया है, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स दिया गया, उसको
एब्रिज ना करे, एब्रोगेट ना करे, यानी कि उसमें वायलेट ना करे। यदि वायलेट होता है तो जुडिशरी क्या कर सकता है, उसको नल एंड वॉइड कर सकता है। दैट इज द वर्ड ऑफ 13 clause 2। The state shall not make any law which takes away or abrogates the rights conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of this contravention be void। आया समझ में? हाँ, लैंग्वेज में भी डिफिकल्ट, लैंग्वेज तुमको डिफिकल्ट लग सकता है बट एसेंस बहुत इजी है, तो इसको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो बच्चे लोग। बात समझे ना? हाँ, अब ये सेम चीज मैं तुमको लक्ष्मीकांत के लैंग्वेज में भी समझाऊंगा, ठीक है? समझ गए ना? देखो यहाँ पे थोड़ा आर्टिकल 13 पे देखते हैं आखिर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आर्टिकल 13 का। आर्टिकल 13 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है उसका? द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल 13 इज टू सिक्योर द पैरामाउंसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन रिगार्ड टू द फंडामेंटल राइट्स। इसमें सबसे सर्वोपरि संविधान है, और संविधान फंडामेंटल राइट्स के बारे में क्या सोचता है, और जो संविधान फंडामेंटल राइट्स के बारे में समझता है, जो संविधान जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में सोचता है, वो चीज़ इंटैक्ट होना चाहिए। यानी कि फंडामेंटल राइट्स किसी तरह एब्रोगेट नहीं होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स सर्वोपरि है क्योंकि संविधान ही ऐसा विश्वास करता है। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है आर्टिकल 13 का कि जो संविधान जो सबसे सर्वोपरि है वो फंडामेंटल राइट्स को जो सिक्योरिटी दे रहा है वो सिक्योरिटी मेंटेन रहे। स्टेट के पास पावर नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स को वो टेक अवे करे, वो निकाले वहां से, खत्म करे उसको। जो पहला क्लॉज है बच्चे लोग, क्लॉज देखे थे ना हम लोग 13 clause 1 PM बख्शी के बुक में, तो फर्स्ट जो क्लॉज है वो रिलेटेड है उससे जो लॉ पहले से ही ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, यानी कि संविधान लागू होने से पहले जो लॉ है वो भी वॉइड हो सकता है यदि वो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट हो जाए तो। वो नंबर 2 में लिखा गया है। सेकंड क्लॉज में ये लिखा गया है बच्चे लोग, क्लॉज 2 13 clause 2 कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, यानी कि संविधान लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद यदि कोई भी ऐसा लॉ है ना, यदि स्टेट लेके आती है और फंडामेंटल राइट्स उसे एब्रोगेट होता है या टेक्स अवे होता है तो वो भी नल एंड वॉइड माना जाएगा। तो देखो मैं उसको फिर से पढ़ता हूँ, समझने का प्रयास करोगे तुम लोग अच्छे से, जो क्लास में बच्चे लोग बैठे हो और जो देख रहे हो यूट्यूब में। द सेकेंड क्लॉज रिलेट्स टू पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज और प्रोविड्स द स्टेट को प्रोविड करता है कि यू शुड नॉट मेक एनी लॉ दैट कैन टेक अवे टोटली और एब्रोगेट ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट नहीं करना है। स्टेट को पूरा हिदायत दिया जा रहा है, समझे ना? आर्टिकल 13 clause 2 में तो स्टेट के बारे में समझ में आ ही गया होगा तुम लोग, आर्टिकल 12 पढ़ चुके हो। तो स्टेट का मतलब केवल राज्य का बात नहीं है, केवल विधानसभा का बात नहीं है यहाँ पे, हाँ, केवल लोकसभा का बात नहीं है, केवल गवर्नमेंट ऑफ द डे का बात नहीं है। स्टेट के डेफिनेशन के अंदर वाइडर डेफिनेशन है स्टेट के अंदर, और यहाँ पे कोई भी पब्लिक अथॉरिटी आ सकता है जो RTI के अंदर आएगा, ऑल कैन बी सेड एज अ स्टेट। तो वही बोला, जो एक्सप्रेशन स्टेट है वो उस स्टेट के बारे में बात किया जा रहा है जो आर्टिकल 12 के अंदर आता है, और जुडिशरी अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकता है। कई बार जुडिशरी क्या करता है, जो अभी स्टेट के डेफिनेशन में नहीं आ रहा है वो स्टेट के डेफिनेशन आ भी सकता है विद द इंटरवेंशन ऑफ जुडिशरी। तो जुडिशरी विल डिसाइड कि कौन स्टेट होगा कौन स्टेट नहीं होगा। अब देखो ये इशू BCCI के साथ था ना, कि हो सकता है ये इशू अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है, ये इशू अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है, हो सकता है फ्यूचर में सुप्रीम कोर्ट कहे कि BCCI क्या स्टेट है, तो फिर वो पब्लिक अथॉरिटी हो जाएगा, फिर वो आ जाएगा इसी डेफिनेशन में, स्टेट के डेफिनेशन में। बात समझ रहे हो ना? तो जुडिशली इंटरप्रेटेड द आर्टिकल 12 टाइम टू टाइम। तो यस वी हैव सीन ना, बच्चे लोग पढ़ चुके हो ना, सेम ही चीज़ है ये कि आर्टिकल 13 का मतलब वही संविधान लागू होने से पहले जो भी लॉज बना, आर्टिकल 13 clause 2 मतलब संविधान लागू होने के बाद स्टेट को ऐसा लॉ नहीं बनाना चाहिए जिससे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो। सेम चीज़ रिपीट। हाँ, अब हमें देखना होगा, अच्छा लॉ 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 करेक्ट, तो फिर लॉ का डेफिनेशन क्या होता है वी शुड नो ना। तो आर्टिकल 13 clause 3 कोई पूछे तुम लोग से कि लॉ का डेफिनेशन कहाँ दिया गया, कोई पूछेगा स्टेट का डेफिनेशन कहाँ पे दिया गया, तो क्या बताओगे? आर्टिकल 12। अब कोई पूछेगा कि लॉ का डेफिनेशन कहाँ पे है संविधान में, तो क्या बताओगे? आर्टिकल 13 clause 3। बी एक्यूरेट, एक्यूरेसी रखो अपना। आर्टिकल 13 clause 3, आर्टिकल 13 clause 1 हम लोग देख लिया, आर्टिकल 13 clause 2 भी देख लिया हम लोगों ने। अब हम लोग देखने जा रहे हैं आर्टिकल 13 clause 3। इसमें क्या है देखो, इन दिस आर्टिकल 13 clause 3 में क्या लिखा, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, यानी कि लॉ का मतलब क्या होता है वो बताया गया। देखो
लॉ क्या हो सकता है? कोई भी ऑर्डिनेंस हो सकता है। ऑर्डिनेंस जानते हो ना कब पास होता है? जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होते हैं, स्पेशली लोकसभा, क्योंकि राज्यसभा तो कंटिन्यू चैम्बर है, वो तो राज्यसभा तो हमेशा ही कंटिन्यू हाउस है ना। तो यदि लोकसभा ऑर्डर में ना हो, सेशन में ना हो, तो उस समय एग्जीक्यूटिव के पास पावर है कि वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, एंड वो लॉ की तरह ही है। बट फिर से जब असेंबली होगा, फिर से लोकसभा राज्यसभा साथ बैठेंगे, तो फिर उसको वहाँ से रेटिफाई करना पड़ता है, डेट्स कॉल्ड ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस पास करने का पावर जानते हो पार्लियामेंट को है। हाँ, तो ऑर्डिनेंस हो, बड़े समझ, लॉ का मतलब क्या? ऑर्डिनेंस भी हो सकता है, लॉ का मतलब कोई ऑर्डर भी हो सकता है, समझे ना। बाय लॉ भी हो सकता है। बाय लॉ मतलब क्या कि एक लॉ है, उस पर कुछ और एक्स्ट्रा बना दिया आपने। रूल्स और रेगुलेशंस हो सकता है, नोटिफिकेशन हो सकता है, और गजब करने वाली बात है स्टूडेंट, कस्टम और यूसेज भी हो सकता है। जो इतना दिन से अलग अलग कल्चर में जो कस्टम्स प्रैक्टिस हो रहे हैं, वो भी लॉ हो सकता है। तो अब देखो लॉ का डेफिनेशन कितना बड़ा हो गया। हम लोग नॉर्मली समझते हैं लॉ का मतलब जो संविधान में लिख दिया है, जो आईपीसी में लिख दिया है, जो सीआरपीसी में लिख दिया, वही लॉ है। नो, ये लॉ नहीं है केवल। हाँ, लॉ बहुत कुछ हो सकता है। लॉ ऑर्डिनेंस हो सकता है, पार्लियामेंट से लाया हुआ या विधानसभा से लाया हुआ। ऑर्डर हो सकता है, प्रेसिडेंट का ऑर्डर हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर हो सकता है, एग्जीक्यूटिव का ऑर्डर हो सकता है, बाय लॉ हो सकता है। लॉ के लिए और भी कुछ जो बनता है वो बाय लॉज भी हो सकता है। हाँ, रूल्स और बाय लॉज क्या है, कभी बार एग्जीक्यूटिव भी बाय लॉज बनाती है। हाँ, रूल्स और रेगुलेशंस हो सकता है। नोटिफिकेशन, गैजेट नोटिफिकेशन देखते हो ना, वो कस्टम और यूसेज भी, यानी कि जो हम प्रैक्टिस करा, अलग अलग जो डाइवर्सिटी वाले लोग सब है, अलग अलग कल्चर वाले लोग सब है, जो ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कस्टम। बोलते हैं ना कि बिहू डांस होगा, बिहू डांस के बाद ये होगा, ये कल्चर है, छठ पूजा वाला ये कल्चर है, कस्टम जो अपना ही प्रोटोकॉल्स है, वो भी लॉ हो सकता है। हाँ, वो भी यूसेज मतलब क्या, वही जो लोग परंपरा के रूप में लेके चल रहे हैं, तौर तरीका को लोग लेके चल रहे हैं, वो भी लॉ हो सकता है। हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ, सभी को हम लॉ के डेफिनेशन में डालेंगे। तो यहाँ बच्चे लोग, एक सिविल सर्विस में क्वेश्चन एक पूछा गया था मेंस में कि लॉ और रूल्स और रेगुलेशन में क्या अंतर है। भले ही आर्टिकल 13 के हिसाब से देखोगे, अच्छा ये एथिक्स पेपर में पूछा गया जहाँ तक मुझे याद है, भले ही तुम डेफिनेशन के हिसाब से देखोगे तो लॉ के अंदर रूल्स और रेगुलेशन भी आएगा, बट ये आर्टिकल 13 के नज़र से देखोगे तो, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, तो मैं तुम लोगों को काम देता हूँ, और जो बच्चे लोग यूट्यूब देख रहे हो, मैं तुमको भी काम देता हूँ कि पता करो लॉ और रूल्स और रेगुलेशन में क्या डिफरेंस है। फाइन, नीचे देखो आप, सेकंड देखो, तो ये हम लोगों ने देखा आर्टिकल 13 क्लॉज 3A। अब दूसरा देखते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 3B, लॉज इन फोर्स, यानी कि जो भी लॉज लागू है, लॉ पास्ड और मेड बाय द लेजिस्लेचर, या फिर पार्लियामेंट ने पास किया हो, चाहे विधानसभा ने पास किया हो, या कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट मतलब कोई भी एग्जीक्यूटिव हो सकता है। ठीक है, अब बट ये क्या है, संविधान लागू होने से पहले 26 जनवरी 1950 से पहले मान लो कि पार्लियामेंट ने लॉ पास किया हमारा, या ब्रिटिश के टाइम में लॉ पास हुआ, समझे ना, संविधान लागू होने से पहले। ऊपर वाला क्या है कि संविधान के बाद है, नीचे वाला क्या है तुम्हारा, संविधान से पहले वाला, संविधान लागू होने से पहले वाला, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट प्रीवियसली रिपील्ड, नॉट विथस्टैंडिंग दैट एनी सच लॉ or any part thereof may not be then in operation either all or in particular areas। तो बोला कि जो भी लॉस पहले इन्फोर्स थे संविधान लागू होने से पहले, यदि वो लॉ स्टैंड नहीं कर पाता है, समझे ना, यदि वो लॉ नॉट विथिन दैट एनी सच लॉ और एनी पार्ट ऑफ देयरऑफ मे नॉट बी इन ऑपरेशन आइदर एट ऑल पर्टिकुलर, यानी कि कोई भी तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स, समझे ना, यदि वायलेट करता है तो वो लॉ को भी लॉ नहीं माना जाएगा। दैट इज द पॉइंट। ठीक है, हाँ, टफ इंग्लिश है, अभी इसको लक्ष्मीकांत के थ्रू हम और अच्छे समझाएंगे तुम लोग को, बट ये समझने का प्रयास करो कि लॉ इन फोर्स और लॉ दोनों में अंतर। लॉ इन फोर्स मतलब जो पहले से ही लागू है, मगर यदि ब्रिटिश ने भी जो लॉ बनाया या फिर हम स्वयं बनाए 1947 से लेकर 1950 तक, वो लॉ भी तो कंसिस्टेंट होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स से। और लॉ कुछ भी हो सकता है, लॉ क्या हो सकता है, या तो विधानसभा से पास हुआ हो, पहले 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 मद्रास विधानसभा से पास हुआ हो, बंगाल से पास हुआ हो, बिहार वाला असेंबली से पास हुआ हो, पूरा इंडिया में पास हुआ हो, ब्रिटिश ने बनाया होगा ब्रिटिश के टाइम में, या फिर जब आज़ाद हुए तो उस समय, वो भी हो सकता है। तो मैं फिर से पढ़ता हूँ बी को, देखो, लॉज इन फोर्स इंक्लूड्स लॉज पास्ड और मेड बाय अ लेजिस्लेचर और अदर कंपिटेंट अथॉरिटी इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट, यानी कि जो प्रीवियसली रिबिल्ड नहीं हुआ, यानी कि उसको हटाया नहीं गया, वो कंटिन्यू है,
notwithstanding that any such law or any part thereof may not be then in operation either at all or in particular areas। यानी कि कोई वही लॉ होगा जो कंसिस्टेंट है, यदि लॉ को हटा दिया गया तो वो लॉ नहीं माना जाएगा। और एट द सेम टाइम तुम ये भी डाल सकते हो कि वो जो लॉ है यदि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो फिर उसको लॉ नहीं माना जाएगा। वो तो तुम्हारा आर्टिकल हम लोग देखे, आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में भी देखे हैं और 13 क्लॉज 2 में भी देखे आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो 4th नंबर हाईली इंटरेस्टिंग है, जिसपे संशोधन भी हो गया, मतलब जो संशोधन वर्ड गलत होगा, जिसपे जुडिशियल रिव्यू भी हो गया। क्या बोला गया देखो, नोटिंग नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? इसका मतलब है कि यदि पार्लियामेंट आर्टिकल 368 को यूज करके संविधान में संशोधन करता है तो उसको लॉ नहीं माना जाएगा। दैट वाज द ओरिजिनल क्लॉज, ये शुरुआत के क्लॉज है ये। बट ऐसा नहीं है अभी। केशवानंद भारती केस में ये कह दिया गया कि यदि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा है, बढ़िया सुनना, यदि कोई संवैधानिक संशोधन हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो रहा है और ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है तो जुडिशियल रिव्यू होगा चेक करने के लिए कि लॉ है कि नहीं है। जाओ, तो वहां चेंज हो गया, वहां पे चेंज हो गया। शुरुआत का जो क्लॉज है उस क्लॉज में जुडिशियल रिव्यू आ चुका है कि तो केशवानंद भारती केस के वजह से ये जो तुम क्लॉज 4 देख रहे हो, 13 क्लॉज 4, उसमें चेंज आया है। ठीक है, अब वो भी हो सकता है लॉ। कब लॉ हो सकता है? यदि वो बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट कर रहा है बेस्ट, तो वो उस समय सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि देखो लॉ क्यों नहीं डेफिनेशन में, यदि लॉ का डेफिनेशन में आ जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट दौड़ते हुए आ जाएगा चेक करने के लिए कि फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बात समझे ना? और यहाँ पे इसलिए जानबूझ के दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो तो लॉ नहीं बोलेंगे, इसको लॉ नहीं बोलेंगे तो जुडिशरी नहीं आएगा। बात समझे, ये इंटेंट था। बट केशवानंद भारती केस में ये बात फिर से रख दिया गया कि नो, यदि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रहे हो अच्छी बात है, चलो लॉ नहीं है वो, मगर वो बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का यदि वायलेट कर रहा है तो फिर हम उसको लॉ समझ के फिर चेक करेंगे। जो बात है ऐसे नहीं छोड़ने वाले हैं वो, तब वो लॉ के एम्बिट में आ सकता है चेक करने के लिए। अब यहाँ पे देखो, बिल्कुल अब हम लोग लक्ष्मीकांत पे आते हैं। लक्ष्मीकांत का चीज़ों को लेते हैं, जो समझ में नहीं आया होगा वो तुमको यहाँ समझ में आ जाएगा। देखो, तो इसलिए बच्चे लोग देखोगे कि जो एम्बिट ऑफ द एक्सप्रेशन नॉ का जो डेफिनेशन है, जो आर्टिकल 13 क्लॉज 3A में दिया गया है ना, फर्स्ट PN बख्शी साहब का देखो वहाँ पे A में, तो इसमें लॉ क्या क्या हो सकता है। सो एज टू इंश्योर दैट पैरामाउंट, यानी कि संविधान का पैरामाउंटशिप मेंटेन रहे, तो लॉ का क्या क्या डेफिनेशन होगा। नंबर A, लॉ मतलब टेम्पररी लॉज, जैसे ऑर्डिनेंस टेम्पररी है। यदि पार्लियामेंट ने रेटिफाई नहीं किया, यदि विधानसभा ने रेटिफाई नहीं किया तो फिर ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा, तो है ना, 6 मंथ का होता है उसका पीरियड। दूसरा क्या, परमानेंट लॉ, विधानसभा भी परमानेंट लॉ पास करती है और तुम्हारा लोकसभा भी और राज्यसभा भी करती है। ठीक है, दोनों आ सकता है। थर्ड देखो, अब इसमें डिफाइन किया गया और अच्छे से, ऊपर में जो लिखा गया उसको और बहुत बेहतर तरीके से डिफाइन किया गया। समझ गए, टेम्पररी लॉज, परमानेंट लॉज कौन पास कर सकता है, कंपिटेंट अथॉरिटी, या तो पार्लियामेंट या फिर विधानसभा, लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर। तीसरा देखो, स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट, यानी कि सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन मतलब क्या, कि टाइप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। हाँ देखो, वही ऑर्डर हो सकता है एग्जीक्यूटिव का, बाय लॉ हो सकता है, रूल्स और रेगुलेशन हो सकता है, नोटिफिकेशन हो सकता है, जो पूरा भारत में लागू हो, तो वो स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट है। ये स्टैट्यूटरी लॉ नहीं है, स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि एक लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए और क्या क्या चीज़ ला सकता है एग्जीक्यूटिव सब, तो वही दिया गया है वहाँ पे। और नंबर डी देखो बाबू, नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ, यानी कि लेजिस्लेटिव नहीं है ये, यानी कि नहीं इसमें लोकसभा राज्यसभा इन्वॉल्व है और ना ही तुम्हारे नीचे स्टेट में विधानसभा इन्वॉल्व है, तो उसका भी सोर्स ऑफ लॉ हो सकता है। एग्जाम्पल देखो, कस्टम यूसेज। कस्टम यूसेज क्या है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है ना, जो कि इंडिया में बहुत दिन से चल रहा है, तो वो भी लॉ के डेफिनेशन के अंदर आ सकता है। दैट इज टू से कस्टम और यूसेज हैविंग द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ, तो सब उसको लॉ के डेफिनेशन वो भी आ सकता है। तो देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हमने कहा है जैसे ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्ट ऑफ डेफिनेशन इन आर्टिकल 13 इज टू इंश्योर दैट इंस्ट्रूमेंट्स एमिनेटिंग फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ लॉ, परमानेंट और टेम्पररी, लेजिस्लेटिव और जजमेंट और एनी अदर सो विल पे होमेज टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट्स। यानी कि लॉ का जो डेफिनेशन इतना ब्रॉड कर दिया गया, कहा गया कि परमानेंट लॉ भी हो सकता है, टेम्पररी लॉ भी हो सकता है, लेजिस्लेटिव से जो पास हुआ वो भी लॉ हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया वो भी हो सकता है ना, दूसरा सोर्स भी। इसलिए
ताकि कहीं फंडामेंटल राइट्स पे कोई दिक्कत ना हो, समझे ना, क्योंकि कोई भी चीज़ पास होता है और फंडामेंटल राइट्स को दिक्कत देगी है तो जुडिशरी आके फंडामेंटल राइट्स को बचा सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल सुप्रीम कोर्ट ही कस्टोडियन है फंडामेंटल राइट्स का। तो इसलिए पहले तो उसके लिए पता करना हो क्या लॉ है क्या लॉ नहीं है। जहाँ लॉ होगा वहीं जुडिशरी आ सकती है इंटरप्रेट करने के लिए। यदि वो लॉ के डेफिनेशन में नहीं आया तो फिर जुडिशरी क्यों आएगी। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फंडामेंटल राइट्स को एक दिशा देने के लिए हमने लॉ को डिफाइन किया है, इतना ब्रॉड किया है। एट द सेम टाइम क्लॉज 4 भी है आपके पास, 13 क्लॉज 4 जो हम जाने हैं अभी। 6 टू इंस्टीट्यूट एट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 13 के अंदर डेफिनेशन लॉ के डेफिनेशन नहीं आएगा। बट ये चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट में कि है ना, मतलब हाँ, बट तभी नहीं आएगा जब ये फंडामेंटल राइट्स हनन ना करे, यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का वो हनन ना करे। यदि मान लो कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के वजह से यदि बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट होता है संविधान का तो उस समय सुप्रीम कोर्ट आ सकती है, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है और हाई कोर्ट भी कर सकती है अंडर आर्टिकल 226, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू दोनों का पावर है। आया समझ में ना। तो देखो यहाँ पे छोटे तरीके से लिख दिया, एंड इट्स वैलिडिटी कैन नॉट बी चैलेंज। फर्स्ट में तो यही था, शुरुआत में यही था कि कोई भी फंडामेंटल राइट्स हनन हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स खुद अपने आप में एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो यदि आप ऐसा करते हो तो जुडिशियल रिव्यू तो हमेशा खुला रहेगा। ये बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट करके यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आ गया, क्योंकि हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गलत तरीके से हो जाए। ऐसा भी तो कई बार हुआ है, ऐसा कई बार सुप्रीम NJAC, हाँ देखोगे यदि तुम 2013 और 14 में बना था, सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया NJAC के ऊपर, जबकि राज्यसभा लोकसभा दोनों की तरफ से ही ओके था। तो यहाँ पे देखो पॉइंट टू बी नोटेड, बट इट शुड बी नोटेड दैट फंडामेंटल राइट्स सच एज while not immune from constitutional amendment act, देख रहे हो ना, यानी कि हाँ मे इन सम केसेस फ्रॉम पार्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ बेसिक फीचर्स इनोसिटेड इन द सर्टन केसेस बाय द सुप्रीम कोर्ट। वही केशवानंद भारती केस का ही बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि बाबू कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया तो इम्यून होगा। नो, यदि उसमें बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट होता है तो जुडिशरी कैन कम एंड जुडिशरी कैन इंटरवीन। दैट इज द मीनिंग ऑफ 8 पॉइंट, समझे ना, ये इसका मतलब ये हुआ। हाँ, तो आई होप बहुत कुछ समझ में आ गया होगा आर्टिकल 13 के बारे में। आया समझ में? खाली ये भूखने से नहीं होगा कि लॉ इनकंसिस्टेंट। भाई कौन सा लॉ, क्या डेफिनेशन है लॉ का? हाँ, संविधान बनने से पहले वाला लॉ, संविधान बनने के बाद वाला लॉ, और फिर लॉ का मतलब क्या हुआ? लॉ का मतलब बहुत हुआ, टेम्पररी हो सकता है, परमानेंट हो सकता है, बाय लॉ हो सकता है, रूल्स और रेगुलेशन हो सकता है, कस्टम हो सकता है, यूसेज हो सकता है। इसके वजह से यदि, ये सब लॉ के डेफिनेशन के अंदर आएगा, इसके वजह से यदि कहीं पे फंडामेंटल राइट्स यदि वायलेट हो रहा है तो फिर जुडिशरी आएगा संज्ञान लेने के लिए। या फिर दूसरे टर्म में कहा जाए तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, पहले तो नहीं था ये, हाँ 13 क्लॉज 4 में देखोगे तो ये बात कहीं है ही नहीं। इसमें लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कभी लॉ नहीं हो सकता, लॉ नहीं होगा, जुडिशरी नहीं आएगा। बट केशवानंद भारती केस के बाद क्या बोल दिया गया कि हम आ सकते हैं यदि आपने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया जिसके वजह से बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट हुआ। अब बेसिक स्ट्रक्चर में क्या, फंडामेंटल राइट्स खुद एक बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। सेकुलर स्टेट होना चाहिए, रिपब्लिक स्टेट होना चाहिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होना चाहिए, ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इवॉल्विंग चीज है, आने वाले समय में और उसमें ऐड हो सकता है। बात समझे ना? तो ये सभी चीज है। तो देखो यहां समझो बात को, लॉज इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स। हाँ देखो, आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स दैट ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड। समझ गए ना बात को? आर्टिकल 13 चीख के तुमको ये बताता है कि यदि कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट करे, ख़त्म करे, हाँ डाइल्यूट करे या वायलेट करे, तो वो लॉ क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा, मतलब वो खारिज हो जाएगा लॉ। तो ये दूसरे शब्द में क्या कहा जाए, ये और कुछ नहीं, जुडिशियल रिव्यू को दावत देना होता है। जुडिशियल रिव्यू यहाँ पे लगेगा, फिलॉसफी ऑफ जुडिशियल रिव्यू, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू लगेगा। और जुडिशियल रिव्यू जानते हो कि आर्टिकल 32 के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को मिलता है और आर्टिकल 226 के हिसाब से हाई कोर्ट को मिलता है। और जानते हो यही आर्टिकल के द्वारा रिट्स भी मिल रहा है, वही रिट से ही ये कर रहा होता है। हाँ, मैंडामोस, कॉवरेंटो, है ना, सैटरडी, प्रोहिबिशन, है ना, ये हैबिस कॉर्पस, ये सब एग्जाम्पल है रिट्स का जो सुप्रीम कोर्ट यूज़ करती है, हाई कोर्ट यूज़ करती है। बट हाई कोर्ट का जो रिट जुडिक्शन ज़रा बड़ा है, समझे, उसमें और भी बहुत सारा एरिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो रिट्स जो जारी करेगी वो केवल फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हो सकता है। बट जो हाई कोर्ट है
वो दूसरे इशू को लेके भी कर सकती है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस, समझ गए? तो देखो क्या लिखा गया है, दिस पावर, जुडिशियल रिव्यू पावर हैज बीन कन्फर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 दैट कैन डिक्लेयर ए लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल and invalid on the ground of the contravention of any fundamental rights। समझ गए ना? तो कोई भी फंडामेंटल राइट्स यदि वायलेट हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, हाँ हाई कोर्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी कई बार ये पूछ चुकी है, बच्चा लोग केवल सुप्रीम कोर्ट तक ही रह जाता है, समझा? जुडिशियल रिव्यू का पावर पूरा हाई कोर्ट को भी है, हाई कोर्ट को बाबू कम नहीं समझना है, ठीक है? हाई कोर्ट कैन नो मेक सेंट्रल लॉ नल एंड वॉइड। हाई कोर्ट ना सेंट्रल लॉ को भी नल एंड वॉइड कर सकता है, बात समझे? तो हाई कोर्ट को मजाक में नहीं लेना है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पुट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, और हाई कोर्ट कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, उसका भी अस्तित्व है, उसका भी अपना जुरिस्डिक्शन है। तो कभी ये नहीं सोचा जाए हाँ हायरार्की में भले वो नीचे आए, दैट डजंट मीन कि उसका इंपॉर्टेंस कम है, उसका भी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मगर रिसेंट टाइम में ये बिकॉज ऑफ द एपेलेट जुरिस्डिक्शन, बिकॉज ऑफ द डैट स्पेशल लीव पिटिशन की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा डायल्यूट हुआ है इसका पावर। अन्यथा यदि देखा जाए तो हाई कोर्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कोर्ट। ऑब्वियसली ऑल इंडिया में नल एंड वॉइड हो जाएगा, हाँ ऑब्वियसली हाई कोर्ट कर देगा, फिर जाएगा सुप्रीम कोर्ट में ये पिटिशन, सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड ना। जब इतना बड़ा संज्ञान लेगा हाई कोर्ट तो नेक्स्ट कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में देखा जाएगा कि जो सेंटर का लॉ नल एंड वॉइड किया है वो सही है कि नहीं है। देखो रिसेंट टाइम में हम लोग कवर किए थे यूपी मदरसा एक्ट, यूपी मदरसा एक्ट को यूपी चलो भले भले उत्तर प्रदेश का है तो उसको नल एंड वॉइड कर दिया था ना इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर दूसरे तरीके से संज्ञान लिया, कुछ क्लॉज को वॉइड कर दिया, कुछ क्लॉज को बोला कि ठीक है, बात समझ गए ना? हाँ तो देखो सुप्रीम कोर्ट तो कहीं का भी ले सकता है, ठीक है ना, और हाई कोर्ट भी सेंट्रल लॉ ले सकता है, हाँ बट हाई कोर्ट दूसरे विधानसभा का लॉ नहीं लेगा। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे सुप्रीम कोर्ट बिहार का लॉ भी ले सकता है, यूपी का लॉ भी ले सकता है, सिक्किम का भी लॉ ले सकता है, मणिपुर का भी लॉ ले सकता है, वो चेक कर सकता है। बट जब मणिपुर का जो हाई कोर्ट है वो केवल मणिपुर का ले सकता है और सेंटर का भी ले सकता है, जो मणिपुर में इम्पैक्ट, हाँ जो मणिपुर में इम्पैक्ट कर रहा है। मगर मणिपुर का हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता का वो जुरिस्डिक्शन का नहीं ले सकता, उसके लिए कलकत्ता हाई कोर्ट बना हुआ है ना, दैट मैटर्स, क्योंकि हाई कोर्ट के पास भी पावर है। देखो ना आर्टिकल 226 है जुडिशियल रिव्यू करने का, नहीं तो साफ साफ लिख देता तुम्हारा उसमें। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ अब देखो जानते हो ना, सब पढ़ा चुका हूं ना मैं। हाँ लॉ इन आर्टिकल 13 देखो इसका वाइडर कनोटेशन है, बहुत बड़ा मीनिंग है, परमानेंट लॉस, टेम्पररी लॉस, स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स, नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ, ये मैं बता चुका हूँ स्टूडेंट, है ना। देखो टेम्पररी लॉस देखो एक है वहाँ पे, या तो टेम्पररी लॉस या तो ऑर्डिनेंस पास करे प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर, स्टेट गवर्नर, दोनों ही पास कर सकता है ना, क्योंकि दोनों ही हेड है एग्जीक्यूटिव के। आगे देखोगे बच्चे लोग वही चीज़ जो पढ़ाए हैं वही चीज़ रिपीट होगा बार बार, और कुछ नहीं, क्योंकि लक्ष्मीकांत के हिसाब से देख रहे हो, ठीक है। Thus, not only a legislation, but any of the above can be challenged in the court as violating a fundamental। यानी केवल लॉ का ही बात नहीं है, कस्टम यूसेज भी हो सकता है, हाँ ऑर्डिनेंस भी हो सकता है, बाय लॉज भी हो सकता है, समझे ना, डेलीगेटेड सबऑर्डिनेशन लॉ भी हो सकता है। तो यदि ये सब किसी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो वो भी चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में। तो यदि कर रहा है तो बिल्कुल हो सकता है चैलेंज, हाँ तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, ऑब्वियसली हो सकता है। जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस देखो यूसेज कस्टम वो भी लॉ के डेफिनेशन के अंदर आता है। सबरीमाला वाला हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ ना, तुम क्या बात कर रहे हो? सबरीमाला वाला चीज़ गया कि नहीं गया? आर्टिकल 25 को वॉयलेट कर रहा था, सबरीमाला वाला केस गया सुप्रीम कोर्ट में, और उस पर सुप्रीम कोर्ट जज ने फैसला सुनाया अपना। देखो यहाँ पे फर्दर आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट ए लॉ। सही बात है ना, शुरू में यही था, बट देखो हिस्टोरिक जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पूरा भारत का जो हिस्टोरिक जजमेंट हुआ केशवानंद भारती केस 1973, इसमें कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी चैलेंज किया जा सकता है यदि वो बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट करे। अमेंडमेंट चैलेंज करने का मतलब है कि उसको भी लॉ के नज़र से देख रहे हो, उसको भी लॉ के नज़र से देख रहे हो ना, तभी तो। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यदि हुआ है, उससे कोई बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हुआ है, तो उस समय उसको भी लॉ के भांति लॉ के रूप में देख के ना सुप्रीम कोर्ट आके उसमें संज्ञान ले सकती है, समझे। हैंस कैन बी डिक्लेयर, उसको भी नल एंड वॉइड किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ जो एक इम्यूनिटी था पार्लियामेंट को,
समझा, क्योंकि पार्लियामेंट को ही, अच्छा कहो सर ये हाई कोर्ट भी आएगा, हाई कोर्ट देखो इसमें ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला चीज सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अमेंडमेंट है वो सब, और अमेंडमेंट वाला पावर केवल पार्लियामेंट को मिला है, दैट इज द पावर ऑफ पार्लियामेंट ना। संविधान में संशोधन करने का पावर क्या है स्टेट को नहीं है जी, इन्फॉर्मिटी के लिए ये पावर केवल पार्लियामेंट को है। तो देखो सुप्रीम कोर्ट कैन इंटरवीन, देखो इसलिए लिखा गया सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन केस वन भारतीय केस काउंसिल अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड इट वायलेट्स ए फंडामेंटल राइट दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। वही मैं बार बार बोल रहा हूँ बेसिक स्ट्रक्चर, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर में खुद फंडामेंटल राइट्स एक बेसिक स्ट्रक्चर है, तो उसको नल एंड वॉइड किया जा सकता है। आया समझ में बच्चे लोग? एक आर्टिकल कंप्लीटेड, वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 13 खत्म हो गया। तो कोई आई होप कि आसानी लगा होगा तुम लोग को समझने में, है ना। तो उसको पहले रिलेट करो चीज़ें से। हाँ, अब मैं तुम लोग को ड्यूटी देता हूँ आज, बच्चे लोग जो देख रहे हो वीडियो या जो बैठे हो क्लास में, तुम लोग को मैं ड्यूटी देता हूँ कि तुम लोग जाओ एक बार फिर पता करो क्या हाई कोर्ट इतना कॉम्पिटेंट है कि सेंट्रल लॉ को देख सकता है। हालांकि मैंने आंसर दे दिया, जब रिसर्च करोगे तो तुमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो क्या कंसर्न हाई कोर्ट या कोई हाई कोर्ट क्या सेंटर का लॉ के ऊपर काम कर सकती है या नहीं कर सकती है, क्या लिमिटेशन है, कहाँ तक कर सकती है, वो सब चीज़ पता करके आना और नेक्स्ट क्लास में मुझे दिखाना। चलो एनीवे, आर्टिकल 14 देखो। अब देखो आर्टिकल 14, क्योंकि हम लोग डिटेल्स में पढ़ रहे हैं ना, अब तो केवल इतना ही नहीं हुआ इक्वलिटी बिफोर लॉ करोगे तो काम नहीं चलने वाला है, अब डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा इस चीज़ को। तो देखो बच्चे लोग, जो आर्टिकल 14 है वो दो कॉन्सेप्ट से बना हुआ चीज़ है, दो फिलॉसफी से बना हुआ चीज़ है, एक यूके का और एक यूएस का। तो देखो क्या है आर्टिकल, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हाँ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ही तुम्हारा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आ जाएगा, जो कि मैंने कई बार बोला है क्लास में। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दोनों को ही ऐड कर दोगे तो आर्टिकल 14 होगा, जिसको लूजली हम लोग कहते हैं राइट टू इक्वलिटी। समझ गए ना। तो राइट टू इक्वलिटी के अंदर एक्चुअल में दो डॉक्ट्रिन है, दो फिलॉसफी है। क्या क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हाँ, शब्दों पे ध्यान दोगे तो आर्टिकल 14 क्या है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वली बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि स्टेट जो है, स्टेट मतलब डेफिनेशन आर्टिकल 12, स्टेट कभी भी एक पर्सन को वो नहीं कर डिनाई नहीं कर सकती है, यानी कि स्टेट को इक्वलिटी देना ही होगा। समझे ना। ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ और एट द सेम टाइम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी होना चाहिए पूरा भारत में। अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा तुमको, क्योंकि अधिकतर हमारा ध्यान राइट टू इक्वलिटी में केवल रहता है कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यही बोल रहे होते ज़्यादातर हम लोग। ज़्यादातर लेमैन आदमी से पूछोगे या फिर अच्छे खासा लोग से भी पूछोगे तो वो खाली इक्वलिटी बिफोर लॉ बोल के छोड़ देंगे। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को समझना है तो थोड़ा सा वेट करो। देखो समझो बात को, ये जो प्रोविजन है आर्टिकल 14 के अंदर, दिस प्रोविजन कन्फर्स राइट ऑन ऑल पर्सन। देखो लिखना है ना ये सब चीज़ को, ये सिटीजन को, आर्टिकल 14 सिटीजन को भी मिलता है, हमारे जो भारत के नागरिक हैं, हाँ जो रेसिडेंट है और जो जानते हो कि क्राइटेरिया से सिटीजन है भारत के, तो भारत के सिटीजन को भी मिलेगा और प्लस फॉरेनर्स को भी मिलेगा। राइट डाउन दिस पॉइंट। आर्टिकल 14 का जो सुख है, जो फायदा है, वो फॉरेनर्स को भी मिलता है। ठीक है। मोरेवर, अब पर्सन का मतलब फिर वाइडर डेफिनेशन, पर्सन का मतलब समझ रहे हो ना, पर्सन का मतलब आदमी सब तो है ही, प्लस लीगल पर्सन भी हो सकता है। लीगल पर्सन का मतलब क्या है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, यानी कि पार्लियामेंट के लॉ से बना हुआ कंपनी सब है, यानी कि पीएसयू सब आ जाएगा। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी तुम्हारा पर्सन के अंदर आ जाएगा, कंपनी हो सकता है। वही स्टैट्यूटरी कंपनी हो सकता है, भारत सरकार का बना हुआ कंपनी या राज्य सरकार का बना हुआ कंपनी हो सकता है, कॉर्पोरेशन हो सकता है। हाँ, रजिस्टर्ड सोसाइटी हो सकता है, जैसे बीसीसीआई, देखो बीसीसीआई रजिस्टर्ड सोसाइटी है। ठीक है। और इस तरह का और भी कुछ हो सकता है। तो पर्सन का बच्चे लोग डेफिनेशन बड़ा है। पर्सन का मतलब केवल आदमी नहीं है, वो लीगल पर्सन भी हो सकता है। और लीगल पर्सन का मतलब क्या है कि लॉ के हिसाब से, हाँ एक्ट के हिसाब से वो रजिस्टर्ड हुआ हो। सेम क्वेश्चन, यही चीज़ यूपीएससी ने आई थिंक 2021 या 22 में एक सवाल के रूप में पूछा था लीगल पर्सन को लेके, जाके देख लेना, एमसीक्यू समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी बिफोर ऑफ लॉ, ये कहाँ का है? ब्रिटिश का है ना। हाँ, ब्रिटिश का ओरिजिन है, यूके से लिए हम लोग। वही इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये कहाँ से लिए? अमेरिका से लिए, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। कि दोनों का कितना परफेक्ट बैलेंस है, एक लिए हम लोग यूके से और एक लिए यूएसए से, और दोनों को ब्लेंड कर दिया, बोले राइट टू इक्वलिटी। और राइट टू इक्वलिटी के अंदर दो चीज़, इक्वलिटी बिफोर लॉ जो कि कहाँ का होगा? यूके का होगा, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वो कहाँ का होगा? यूएस का होगा।
और यूएस के बारे में मैंने बताया है बच्चे लोग को, जुडिशरी मतलब सुपर चैम्बर है लेजिस्लेचर का भी, वो जो बोल दिया वो बोल दिया वो संविधान है। बताए होंगे साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सुपर चैम्बर है, लेजिस्लेचर के भी ऊपर है, वो जो बोल दिया वही संविधान है। क्योंकि वो जो केस टू केस जो फैसला सुनाएगा उसमें वो देखा जाएगा, कंडीशन भी देखा जाएगा कल्प्रिट सबका। ऐसे फैसला नहीं देगा जैसे इंडिया में क्या है कि 2 लोगों ने हत्या किया तो दोनों को सेम सजा मिलेगा, मगर वहाँ ऐसा नहीं है। देखेगा कि दोनों आदमी का बैकग्राउंड क्या है, दोनों आदमी का मनोदिशा क्या है। देखते हो वहाँ पे एक तो ह्यूमन राइट्स का बहुत ज़्यादा ही कंसिडर करते हैं लोग सब। देखेगा कि मानसिक तनाव में था तो हो सकता है उसको कम पनिशमेंट मिले, अब पता चला उसका जो अगला वाला दोस्त वो एक्टिव था तो उसको फिर पनिशमेंट ज़्यादा मिलेगा। तो ये जो कंसिडरेशन है अपार्ट फ्रॉम द क्राइम तो दोनों ने सेम किया, मैं बहुत सारा कंसिडरेशन करके फैसला सुनाता है। यही तुम्हारा क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और यही तुम्हारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस है। इसका मतलब मैं इंडिया में हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं, इंडिया में नहीं है ऐसा। इंडिया में नाम के लिए लिखे हैं मगर रियल में इंडिया में नहीं होता है ये। अभी भी स्टिल हम लोग इक्वलिटी बिफोर लॉ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, समझे। तो अब देखो दोनों को लेते हैं, दोनों को समझने का प्रयास करते हैं। देखो नहीं समझ में आएगा तो लंबा समय तक समझ में नहीं आएगा ये चीज़, बढ़िया बात ये है। तो इसलिए इसको अभी समझ लो, बहुत टेढ़ा मेरा चीज़ है ये सब। इक्वलिटी फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब देखो इसको नेगेटिव कॉन्सेप्ट माना जाता है, ठीक है, इसको नेगेटिव माना जाता है क्योंकि इसमें ना कुछ प्रिविलेज देने का बात नहीं है, इसमें कोई प्रिविलेज नहीं दिया जा रहा है। कोई प्रिविलेज समझते हो ना, कोई अलग से एक्स्ट्रा चीज आपको नहीं मिल रहा नागरिक को, इसलिए नेगेटिव कनोटेशन डिनोट करता है फर्स्ट कॉन्सेप्ट इक्वलिटी बिफोर लॉ। देखो वहां पे क्या बोल रहे हैं, द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी, किसी भी पर्सन को कोई भी प्रिविलेज नहीं दिया जा सकता है। नंबर 1 क्योंकि ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, जब सभी लोग बराबर है लॉ के सामने में तो काहे किसी को प्रिविलेज मिल रहा है। तुम भी बराबर, हम भी बराबर, वो भी बराबर, वो भी, सब बराबर, तो कोई प्रिविलेज नहीं मिला। जब नागरिक को प्रिविलेज नहीं मिलेगा तो क्या होगा वो, अब इसलिए नेगेटिव कनोटेशन है वो। दूसरा देखो, इक्वल सब्जुगेशन ऑफ ऑल पर्सन टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लॉ एडमिनिस्ट्रेड बाय ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स, यानी कि सिंपल बात है कि जो भी लॉ आपने बनाया उस लॉ के नज़र में सभी लोग बराबर हैं और इस चीज़ को एडमिनिस्टर करेंगे कोर्ट। तो कोर्ट के लिए कितना आसान हुआ, देखो कोर्ट के लिए कितना आसान हो जाएगा यदि केवल वो इक्वलिटी बिफोर ऑफ लॉ देखे, भाई लॉ के हिसाब से ये है, इसने गलत किया, चलो इसको सीआरपीसी आईपीसी के हिसाब से दे दो, सजा दे दो। लॉ के लिए बहुत आसान हो गया, कोर्ट के लिए बहुत आसान हो गया। तो इक्वल सब्जुगेशन ऑफ ऑल पर्सन टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड, ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्टर्ड बाय द ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स, यानी कोर्ट जो एडमिनिस्टर करेगा, कोर्ट जो फैसला सुनाएगा और लॉ के हिसाब से जैसे सीआरपीसी आईपीसी के हिसाब से कोर्ट फैसला सुनाता ना जी, उस हिसाब से करेगा। यानी कि इसमें कोई देने का बात नहीं है, कोई प्रिविलेज देने का बात नहीं। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ये नेगेटिव कनोटेशन डिनोट करता है। सी देखो, नो पर्सन, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे हाई रैंक का हो चाहे लो रैंक का हो, चाहे ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है। तो देखो कोई प्रिविलेज दिया इसमें। तो आपको ये भी बात समझ में आना चाहिए कि नेगेटिव कनोटेशन का मतलब क्या होता है। देखो फंडामेंटल राइट्स कैन बी नेगेटिव टोन, अब कनोटेशन में बोला टोन फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव टोन भी हो सकता है और पॉजिटिव टोन भी हो सकता है। वी हैव सीन इन आवर प्रीवियस क्लास। तो फंडामेंटल राइट्स कैसे नेगेटिव होगा, स्टेट के लिए लिमिट, क्योंकि स्टेट लिमिटेड स्टेट हो गया, स्टेट अपना दायरा से ऊपर नहीं जा सकता है, स्टेट का भी है कि अपना लक्ष्मण रेखा है। हाँ, बट ये पॉजिटिव टोन भी है, पॉजिटिव कनोटेशन भी है, क्यों, क्योंकि सिटीजन को उससे बहुत प्रिविलेज मिल रहा है। सिमिलरली राइट टू इक्वलिटी में जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है उसमें नेगेटिव टोन भी है, पॉजिटिव टोन भी है। नेगेटिव टोन क्यों है, नेगेटिव टोन इसलिए क्योंकि नागरिक को कुछ मिलने नहीं जा रहा है, इससे कोई स्पेशल प्रिविलेज मिलने नहीं जा रहा। अब दूसरा देखो, जो सेकेंड जो कॉन्सेप्ट है यूएस का, उसमें तुमको पॉजिटिव टोन नजर आएगा। उसमें क्या नजर आएगा, पॉजिटिव टोन, दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। समझे, इसमें देखो नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी देखोगे, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर द इक्वल सर्कमस्टांसेस बोथ इन द प्रिविलेजेस कन्फर्ड एंड लायबिलिटीज इम्पोज्ड बाय द लॉ। यानी कि लॉ ने जो भी प्रिविलेज दिया और लॉ ने जो भी लायबिलिटी दिया, लायबिलिटी मतलब आपके ऊपर जो भी बर्डन दिया, जो भी है लॉ, तो आपको ये जो ट्रीटमेंट करना है वो क्या है, इक्वल सर्कमस्टेंसेस में करना है। यानी कि देखो 2 आदमी ने कत्ल किया तो उसका पीछे का भी देखना है, वो सबको भी देख के कंसीडर करना है, यानी कहीं ना कहीं प्रिविलेज मिल रहा है। दूसरी बात कहो तो देखो इसको ऐसे भी कह सकते हो कि अफर्मेटिव एक्शन, फर्स्ट के हिसाब से कभी भी अफर्मेटिव एक्शन नहीं मिलना चाहिए। बस चलो यहाँ पे ध्यान दोगे,
क्या रिजर्वेशन मिल सकता है इक्वलिटी बिफोर लॉ के हिसाब से? नहीं मिल सकता है। वही तुम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के हिसाब से देख सकते हो तो तुमको आराम से मिल सकता है रिजर्वेशन। अफर्मेटिव एक्शन यानी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन तो कर ही सकता है स्टेट। द सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉज टू ऑल पर्सन हु आर सिमिलरली सिचुएटेड, देख रहे हो ना, यानी कि जो लॉज का जो एप्लीकेशन होगा वो सभी पर्सन के लिए सेम होगा यदि उसका सिचुएशन सेम हो। तो यहाँ पे कंडीशन सर्कमस्टेंसेस मायने रखता है। दो आदमी सेम क्राइम कर रहा है बट दोनों का यदि कंडीशन अलग है तो फिर अलग अलग तरीके से अप्लाई होगा। दोनों का यदि कंडीशन सेम है और सेम जुर्म कर रहा है तो फिर सेम पनिशमेंट होगा। तो यहाँ पे बच्चे लोग इसलिए ये अलग हो जाता है, ये कंडीशन को भी देखता है, इस सिचुएशन को भी देखता है। तो इसका मतलब क्या है? द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक एंड विदाउट एडिंग, कि जिसने जो किया है उसको उस तरह देखो बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन का, बट एट द सेम टाइम सर्कमस्टेंसेस को, सिचुएशन को भी देखते हुए। दैट इज कॉल्ड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसी को हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहते हैं। बात समझे? अच्छा, क्या होगा जब लॉ ही आर्बिट्री हो तो उसमें भी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंदर ही वो चीज़ आ जाएगा फिर तुम्हारा। बात समझे ना? आगे देखो, देखो अब और समझ में आएगा, डोंट वरी। नहीं समझ में आया तो और समझ में आएगा तुमको आगे। देखो यहाँ पे तो इसलिए जो पहला जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ वो नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। समझ में आया ना? बार बार जो बोल रहे हैं वो नेगेटिव कॉन्सेप्ट। मतलब जो दूसरा जो फिलोसॉफी है, जो दूसरा जो डॉक्ट्रिन है इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी के अंदर, दैट इज इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वो क्या है? पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। क्योंकि उसमें कुछ देने का बात कर रहा है, उसमें पॉजिटिव, हाँ, अफर्मेटिव एक्शन देने का बात कर रहा है, उसमें सिचुएशन पे बात है। यानी कोई आदमी मेंटली डिस्टर्ब्ड है, उसने कोई कत्ल कर दिया है तो उसका कंडीशन को देखते उसको राहत मिल सकता है। हाउएवर बोथ, मत जो भी हो, दोनों चीज, दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं, भारत में दोनों कंबाइन करके चलते हैं ना हम लोग, तो दोनों का मतलब तो सेम ही है कि इक्वलिटी ऑफ लीगल स्टेटस होना चाहिए। यानी कि स्टेटस का लीगलिटी होना, मतलब स्टेटस का वो होना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए, सब बराबर होना चाहिए, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, सबको बराबर का जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि कंडीशन को भी लेके चल रहे हैं। तो दोनों का मतलब यही कि लॉ, हमारा जस्टिस मिलना चाहिए आफ्टर ऑल सिटीजन को, और राइट जस्टिस मिलना चाहिए, ड्यू जस्टिस मिलना चाहिए, हाँ, उसको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, उसको लीगल स्टेटस मिलना चाहिए। ये दोनों का ही गोल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वेयर इक्वल्स एंड अनइक्वल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली, आर्टिकल 14 डज नॉट अप्लाई। देखो बोल रहा है ना कि जब इक्वल और अनइक्वल को तुम अलग तरीके से ट्रीट करोगे, हाँ, इक्वल मानी दो सेम है तो उसको उस तरह ट्रीट कर रहे हो, और कुछ आदमी अलग है उसका करने तो उसको अलग ट्रीट करो, आर्टिकल 14 डज नॉट अप्लाई। वहाँ पे आर्टिकल 14 डज नॉट अप्लाई नहीं होगा। आप शायद तुमको 9 समझ में नहीं आया होगा, तो 9 समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, 10 समझोगे तो 9 समझ में आ जाएगा। देखो वही बोल रहा है कि आर्टिकल 14 फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन, इट परमिट्स रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन, ऑब्जेक्ट्स एंड ट्रांजैक्शन बाय द लॉ। यानी 11 ही पढ़ो, बट द क्लासिफिकेशन शुड नॉट बी आर्बिट्री, artificial, evasive, rather it should be based on intelligible differential and substantial distinction। अब देखो 9, 10, 11 एक बार में पढ़ोगे तो लगेगा बहुत वेग है, वेग नहीं है। इसमें ये बोला जा रहा है, बच्चा लोग देखो सुनो, कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट रिजर्वेशन का बात कर रहा है इसमें 9, 10, 11 में। आर्टिकल 14 में क्या बोला गया कि सब बराबर लीगल स्टेटस अपॉर्चुनिटी सबको मिलना चाहिए, मगर एट द सेम टाइम जानते हो कि यही आर्टिकल में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी है, सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए भी। यदि स्टेट पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करे, यानी कि अफर्मेटिव एक्शन करे इन द फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन, तो उस समय ये नहीं कहा जा सकता, स्टेट पे ये आरोप नहीं लगाया जा सकता कि आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, क्योंकि उसको जरूरत है रिजर्वेशन का, वो तबका को जरूरत है रिजर्वेशन का, वो तबका को रिजर्वेशन देंगे तभी वो तबका उठ के आगे बढ़ सकता है। तो उस बट जो स्टेट तय कर रही है, सुनो अच्छे से, जो स्टेट तय कर रही है कि इसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इसको नहीं मिलना चाहिए, तो वो जो पैरामीटर है चेक करने का, वो जो तौर तरीका है रिजर्वेशन देने का, वो आर्बिट्री नहीं होना चाहिए, अपने मन से नहीं होना चाहिए, वो पॉलिटिकल वोट बैंक नहीं होना चाहिए, वो पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। जो तबका रियल में डिजर्व करता है उसी को मिलना चाहिए, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव अफर्मेशन। तो उस केस में कोई नागरिक ये नहीं बोल सकता कि एससी को रिजर्वेशन मिल रहा है तो हमारा राइट टू इक्वलिटी वायलेट हो रहा है। यू कांट से दिस थिंग्स। आया समझ में? मैं फिर से पढ़ता हूँ, फिर समझने का प्रयास करोगे। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वेयर इक्वल्स एंड अनइक्वल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली। समझ रहे हो ना? जनरल को अलग तरीके से ट्रीट है,
दूसरे डेफिनेशन में जनरल को अलग तरीके से ट्रीटमेंट है और जो SC ST है उसको अलग ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो इसके आर्टिकल 14 डज नॉट अप्लाई, यानी कि उस समय राइट टू इक्वलिटी वाला बात नहीं होना चाहिए। ये जानबूझ के किया जाता है जो तबका नीचे है उसको उठाया जा सके। आया समझ में ना? तो वाइल आर्टिकल 14 कहता है कि कोई क्लास लेजिस्लेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसा लॉ मत बनाओ जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो, बट ये परमिट करती है कि कोई पर्सन, कोई ऑब्जेक्ट, और आप इस तरह का चीज़ ला सकते हो जहाँ पे लगता है कि आपको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए, यानी कि जहाँ पे रिजर्वेशन देना चाहिए ताकि वो तबका ऊपर हो सके। मगर जो क्लासिफिकेशन है जो SC ST को OBC को देना चाहते हो वो आर्बिट्री नहीं होना चाहिए, वो अपने मन घड़ंत नहीं होना चाहिए, वो इवेसिव नहीं होना चाहिए। रेदर इट शुड बी, जो भी आप बनाओगे पैरामीटर बनाओगे कि SC को रिजर्वेशन देना चाहिए, इस तबका को रिजर्वेशन, वो भी क्या होना चाहिए, इंटेलिजेंट लेवल पे होना चाहिए, वो भी सब्सटेंशियल डिसीजन, वो दिखना चाहिए कि सच में ही SC रिजर्व करता है, उसका आंकड़ा दिखना चाहिए, उसका डेटा दिखना चाहिए, उसका हर वो पैरामीटर दिखना चाहिए जिसकी वजह से लगे कि हाँ सच में ही स्टेट को ज़रूरत है ऐसे लोग को उठाने के लिए, इसलिए उसको पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ उठाया जा रहा है, रिजर्वेशन दिया जा रहा है। देख रहे हो ना कैसा लिखा गया है, इसको कैसा इंटरप्रिटेशन चाहिए, समझ पा रहे हो ना? लक्ष्मीकांत का लिखा हुआ वर्ड्स, इसमें एक शब्द में कहा जाए तो ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का बात कर रहा है, बात समझे ना? तो वहाँ पे कोई नागरिक ये नहीं बोल सकता कि मेरा आर्टिकल 14 वायलेट हो गया। होप सो समझ में आ गया होगा। रूल ऑफ लॉ, देखो रूल ऑफ लॉ, ठीक है, पहला वाला है ना। देखो ये रूल ऑफ लॉ जो कॉन्सेप्ट है ये AVDC लाए थे, ब्रिटिश के जूरिस्ट, ब्रिटिश के बहुत बड़े जानकार, जुडिशरी का जानकार है ना, लॉ का जानकार, इन्होंने लाया था। अब ये 3 चीज़ लाए थे इसके अंदर, मत तीनों, देखो ये जो रूल ऑफ लॉ है इसके अंदर 3 कंपोनेंट है, मत तीनों कंपोनेंट भारत में यूज़ नहीं होता, भारत में केवल 2 कंपोनेंट लेके चलते हैं हम लोग। नंबर 1 देखो, हिज कॉन्सेप्ट हैज़ द फॉलोइंग 3 एलिमेंट्स, ये जो रूल ऑफ लॉ के अंदर 3 एलिमेंट है। क्या क्या एलिमेंट है, ध्यान दोगे, बहुत चौकन्ना रहना है बच्चे लोग, हाथ से निकल जाएगा कॉन्सेप्ट, बहुत चौकन्ना रहना है क्लास में भी। नंबर 1 देखो, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर, यानी कि नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर ए ब्रीच ऑफ लॉ, यानी कि लॉ को तोड़ता है तभी आदमी या महिला को पनिश किया जाए, यदि लॉ को नहीं तोड़ता है तो अपने मन से पनिश नहीं करना है। लॉ यदि वायलेट हो, यदि सरकार ने कोई कानून बनाया तो वो कानून का उल्लंघन किया जाए तभी उसको पनिश किया जाए IPC और CRPC से। इसका मतलब ये नहीं कि वो आदमी आपको पसंद नहीं है, आपने उसको कर दिया, अरेस्ट कर दिया, यू कांट डू दिस थिंग, बात समझे ना? तो एक आदमी को पनिश करना है तभी पनिश कर सकते हो जब उसने लॉ को ब्रीच किया हो, लॉ का उल्लंघन किया हो, बात समझे ना? यानी कि आर्बिट्री पावर नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट के पास कि किसी को मन किया किसी को उठा कर डाल दिए जेल में, ये नहीं हो सकता है, समझ गए ना? नंबर 2 क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो कि तुम लोग देख चुके हो कि जितने भी सिटीजन, चाहे रिच हो, चाहे पोर हो, चाहे हाई हो, लो प्रोफाइल का हो, चाहे ऑफिशियल हो, नॉन ऑफिशियल हो, लॉ के हिसाब से उसको, यानी कि सेम लॉ के हिसाब से सेम ट्रीटमेंट होना चाहिए इन लोग का, ठीक है। उसके लिए कोर्ट करवाएगी ये सब चीज़, जानते ना, कोई भी जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है ना मामला, लोअर में, फिर हाई कोर्ट में जाएगा वो। एंड थर्ड 1 देखो, जो कि इंडिया प्रैक्टिस नहीं करता है, द प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल and as defined and enforced by the court of law rather than the constitution being the source of the individual। देखो बाबू क्या है इसमें, क्या है कि थर्ड वाला जो AVDC के हिसाब से क्या था, थर्ड कंपोनेंट, कि जो इंडिविजुअल का जो राइट्स हम कह सकते हैं फंडामेंटल राइट्स है ना, ये कोर्ट दिलवाएगी, ये कोर्ट दिलवाएगी, कोर्ट सुरक्षित करेगी, यानी कि इंडिविजुअल राइट्स का हक किसको है, कोर्ट को दिलवाने का अधिकार है। हमारा ऐसा थोड़ी है, हमको जो इंडिविजुअल राइट्स मिला है, हमको जो फंडामेंटल राइट्स मिला है वो संविधान से मिला है। तो यहाँ पे थर्ड एलिमेंट हम नहीं लेते, क्योंकि अच्छा तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट इंश्योर करेगी। हमारे केस में क्या है कि भारत कॉन्सेप्ट, भारत के कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है वो कस्टोडियन है, गार्जियन है फंडामेंटल राइट्स का, वो प्रोवाइडर नहीं है, वो नहीं देता है हमको फंडामेंटल राइट्स। हमको फंडामेंटल राइट्स कहाँ से मिला है, संविधान से मिला है। कहाँ से मिला है, संविधान से मिला है। AVDC का जो मॉडल है उसमें थर्ड पॉइंट क्या है कि कोर्ट फंडामेंटल राइट्स देती है। इंडिया में ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इंडिया में जो फंडामेंटल राइट्स मिलता है वो कहाँ से मिलता है, संविधान से मिलता है। और जो सुप्रीम कोर्ट है इस बात को इंश्योर करती है कि हाँ भाई मिल रहा है, नहीं मिला तो आओ मेरे पास, फिर दिलवा देंगे तुमको हम। जो ओरिजिनली कहाँ से मिल रहा है हमको,
कॉन्स्टिट्यूशन मिल रहा है। देखो मैं फिर से पढ़ता हूँ, समझने का प्रयास करो वो चीज। द प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल एज डिफाइंड एंड इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ रेदर द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द सोर्स ऑफ द इंडिविजुअल। संविधान नहीं है वहां पे, हमने क्या किया, संविधान को चुना है, संविधान हमें फंडामेंटल है। इसलिए एवीडेसी का जो रूल ऑफ लॉ का जो 3 कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट को इंडिया फॉलो करता है, तीसरा कंपोनेंट को फॉलो नहीं करता, क्योंकि तीसरा हमारा अपना ही कंपोनेंट है कि हम संविधान से डायरेक्ट पावर डिराइव करते हैं। तो वही देखो, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट तुमको इंडियन सिस्टम में दिखेगा, थर्ड वाला नहीं दिखेगा, वही चीज लिखा गया है। क्यों? क्योंकि इंडियन सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, और इसके जो कस्टोडियन है वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रूल ऑफ लॉ, जो कि आर्टिकल 40 में लिखा गया, वो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो फिर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके रूल ऑफ लॉ को निकाला नहीं जा सकता वहां से। बेसिक स्ट्रक्चर आ गया, मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के ऊपर लगाम है वो। अभी रिसेंट टाइम में वाइस प्रेसिडेंट जो भारत के हैं, उन्होंने कमेंट कर दिया क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर, उस चीज को लेकर फिर डिबेट हो गया था। एनीवे, तो इसलिए अमेंडमेंट करके आप ये जो रूल ऑफ लॉ है आर्टिकल 14 है, उसको आप नहीं निकाल सकते हो, समझे? हाँ, एक्सेप्शन तो है, इसलिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इसी में दिया गया ना। राइट टू इक्वलिटी के अंदर क्या है, रूल ऑफ लॉ प्लस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अफर्मेटिव एक्शन सब हो सकता है ना, फर्स्ट क्या है नेगेटिव कनोटेशन, सेकंड क्या है पॉजिटिव कनोटेशन। तो देखो इसके अंदर बहुत सारा है कि रूल ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ इज नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट नहीं है, सैक्रोसेंट नहीं है। हाँ, बहुत सारे एक्सेप्शनल भी है, दे आर कॉन्स्टेंट एंड अदर एक्सेप्शन, बहुत सारे एक्सेप्शनल भी है। एग्जांपल देखो आर्टिकल 361, आर्टिकल 361 के अंदर क्या दिया गया है कि प्रेसिडेंट, जो भारत का प्रेसिडेंट, जो गवर्नर है स्टेट्स का, वो बहुत सारे चीज को एंजॉय करता है, बहुत सारे इम्यूनिटी को एंजॉय करेगा। जैसे एग्जांपल देखो, प्रेसिडेंट और गवर्नर किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं है, उसको नहीं, यानी कि जो भी वो जब पावर में है वो अब कुछ भी वो काम कर रहा है, जो कोई भी अपना एक्सरसाइज कर रहा है, कोई भी अपना ड्यूटी कर रहा है, तो किसी भी कोर्ट में जाके वो आंसरेबल नहीं है, नहीं बोल सकता है कुछ भी, और ना ही उसको घसीटा जा सकता है कोर्ट में। अरे आफ्टर ऑल प्रेसिडेंट है, गवर्नर है यार, दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कैसे उसको कोर्ट में तुम घसीट सकते हो, कैसे कोर्ट में बुला सकते हो उसको? तो ना ही प्रेसिडेंट ना ही गवर्नर अपने ड्यूटी को लेके, अपने परफॉर्मेंस को लेके, अपने एक्सरसाइज को लेके आंसरेबल नहीं है किसी भी कोर्ट में। किसी भी कोर्ट का मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी भी कोर्ट में नहीं है। दूसरा देखो, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकता उनके अगेंस्ट, कोई भी क्रिमिनल का मुकदमा उनके ऊपर दायर नहीं हो सकता जब प्रेसिडेंट और गवर्नर अपने पोस्ट में हो, अपने टेन्योर में हो और वो सेवा दे रहे हो। जैसे अभी प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू, और अपने राज्य में भी गवर्नर होंगे, तो अभी तुम उनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते हो, यानी कि क्रिमिनल वाला जो केस है उनके अगेंस्ट नहीं चला सकते हो, समझे? जब वो अपने सेवा दे रहे हैं, जब वो अपने टेन्योर में है, तो कांड ऑफ दिस थिंग, ये इम्यूनिटी मिला है। तो इस समय आके तुम लोग नहीं चिल्लाएगा कि हमारा राइट टू इक्वलिटी वायलेट हो गया। नो, ये एक्सेप्शनल है उन लोग के लिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोग सब, आया समझ में? तीसरा देखो, नो प्रोसेस फॉर द अरेस्ट, यानी कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो, अरेस्ट वारंट नहीं कर सकते हो, अरेस्ट ये जो होता है ना, ये वारंट नहीं निकल सकता, ना ही उसको कैद करके रख सकते हो जब वो अपना सेवा दे रहे हैं, अपने टेन्योर में है। तो हाँ, सिविल प्रोसीडिंग को लेके है, सिविल प्रोसीडिंग कर सकते हो। सिविल केस डिफरेंट होता है ना, थोड़ा डाइवर्स का केस हुआ, मैरिज का केस हुआ, ये कर सकते हो। इसके लिए भी एक तरीका है। तरीका क्या है कि आपको पहले लिख के देना पड़ेगा, ठीक है? 2 मंथ नोटिस, 2 मंथ खत्म हो गया, जैसे आपने अभी लिखा चाहे प्रेसिडेंट या गवर्नर के अगेंस्ट, तो 2 मंथ जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप प्रोसीडिंग शुरू कर सकते हो। ऐसा नहीं कि तुरंत कर सकते हो। तो क्या लिखा गया है, नो सिविल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर शैल बी इंस्टीट्यूटेड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी कोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट डन बाय हिम इन हिज पर्सनल कैपेसिटी। यदि वो अपने पर्सनल कैपेसिटी में कोई ऐसा काम किया है जिसके वजह से गलत हुआ हो, सिविल केसेस बना हो, तो फिर भी हम नहीं कर सकते। बट क्लॉज देखो, वेदर बिफोर और आफ्टर ही एंटर अपॉन हिज ऑफिस अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 2 मंथ नेक्स्ट आफ्टर द नोटिस हैज बीन डिलीवर्ड टू हिम, यानी कि आपने नोटिस दे दिया और 2 मंथ हुआ, 2 मंथ के बाद आप सिविल प्रोसीडिंग कर सकते हो, सिविल केस चला सकते हो। हाँ, कोर्ट विल डिसाइड, हालांकि सिविल प्रोसीडिंग नाम के लिए है, ये भी उनके अगेंस्ट नहीं हो रहा होता एक्चुअल में, क्योंकि प्रोसेस थोड़ा जटिल है ना। यानी कि आपको लगा कि गवर्नर ने कुछ गलत काम किया, तो आज आपने नोटिस दिया, तो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 2 मंथ, 2 मंथ खत्म हो गया, तो उसके बाद यू कैन गो फॉर द
प्रोसीडिंग ऑफ सिविल केसेस, बट रियलिटी में ये चीज़ नहीं हो रहा होता, बट संविधान में ये सब दिया गया है। समझ गए ना बच्चे लोग? हाँ, ये देखो अब यहाँ पे देखना पड़ेगा तुम लोग को। अब यहाँ पे देखो 2 जर्नलिस्ट का चेहरा तुम लोग को दिख रहा है स्क्रीन पे। आर्टिकल 361A, ये सब एक्सेप्शन है कि राइट टू इक्वलिटी तो है, एक्सेप्शन भी है। एक तो देखो कांस्टेबल पोस्ट के लिए दे दिए, नो पर्सन शैल बी लाइबल टू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर और बाय रेडियो और टेलीविजन और ऑफ सब्सटेंशियली ट्रू रिपोर्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और आइदर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। कहने का मतलब क्या है, कोई भी जर्नलिस्ट, कोई भी रिपोर्टर, हाँ कोई भी रिपोर्टर, चाहे वो प्रिंट मीडिया से हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, प्रिंट मीडिया मतलब जो पेपर लिखता है, यदि उसने कुछ लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के बारे में लिखा है, ट्रू फॉर्म में लिखा है, तो उसको कोई भी कोर्ट में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, कोई भी कोर्ट में घसीटा नहीं जा सकता है, एज पर आर्टिकल 361A। अच्छा, यहाँ पे हाईली इंटरेस्टिंग चीज़ है बच्चे लोग, यहाँ पे ध्यान दोगे, किसी कोर्ट में नहीं घसीटा जा सकता है ना, वो पार्लियामेंट में तो घसीटा जा सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट का अपना ही प्रिविलेज है। यदि पार्लियामेंट का जो कलेक्टिव प्रिविलेज है, इंडिविजुअल प्रिविलेज है, यदि वो वायलेट हो जाए तो फिर जर्नलिस्ट को फिर विधानसभा भी तो, विधानसभा या तुम्हारा जो पार्लियामेंट है वो भी तो सजा दे सकता है। तो ये कई बार होता है कि किसी कोर्ट में, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं घेरा जा सकता इनको, मगर यदि लोकसभा, राज्यसभा को ऐसा फील हुआ कि ये जो रिपोर्ट दिया है, अनबायस रिपोर्ट दिया है, ये रिपोर्ट गलत है। कई बार तो होता है कि रिपोर्ट सही होने के बाद भी गवर्नमेंट का पोल खुल जाए, इसलिए भी इन लोग के ऊपर मुकदमा लग जाता है। तो किसी कोर्ट में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, वहाँ पे कोई भी लीगल इश्यू नहीं होगा, बट दैट डजंट मीन कि ये जो इम्यूनिटी है अंडर आर्टिकल 361A, दैट डजंट मीन कि आर्टिकल 361A के अंदर जो इम्यूनिटी दिया गया है रिपोर्टर को, है ना, न्यूज़पेपर लिखने वाले लोग को, जर्नलिस्ट को, है ना, ये इम्यूनिटी केवल कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं, कोर्ट ऑफ लॉ में मिलेगा, बट हाउस जो है वो कभी भी इन लोग को संज्ञान ले सकता है। देखो वही लिखा है, नोट ऑफ कॉशन, बट इट मस्ट बी नोटेड एट द अबव प्रोटेक्शन इज ओनली इम्यूनिटी फ्रॉम द कोर्ट प्रोसीडिंग। बस कोर्ट प्रोसीडिंग से आपको इम्यूनिटी मिल रहा है, वहाँ पे कोर्ट में नहीं घसीटा जा सकता, बट हाउस इटसेल्फ, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये खुद संज्ञान ले सकती है, ये बोलते हुए कि आपने क्या किया है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज किया है। जो हमको प्रिविलेज मिलता है, कलेक्टिव प्रिविलेज जो मिलता है, इंडिविजुअल जो प्रिविलेज मिलता है एमपी को, और एज अ होल जो कलेक्टिव प्रिविलेज मिलता है हाउस को, उसका उल्लंघन किया है किसी जर्नलिस्ट ने, तो उस केस में हाउस संज्ञान ले सकता है, मगर किसी कोर्ट नहीं लेगा। और उस समय देखो हाउस एज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी के रूप में काम कर रहा है, समझ रहे हो ना। द इम्यूनिटी इज लॉस्ट ओनली इफ इट इज प्रूव दैट, हाँ वही इम्यूनिटी खत्म हो जाएगा यदि पता चला पब्लिकेशन मेलाफाइड इंटेंशन से किया गया है ना। और जो सीक्रेट मीटिंग होना था हाउस का, अब सीक्रेट मीटिंग के बारे में पब्लिकेशन नहीं होना चाहिए, वो सीक्रेट मीटिंग है, बट उसके बावजूद भी किसी रिपोर्टर ने कर दिया, तो ये तो गलत चीज़ ना है। तो उस समय हाउस ले सकती है। और एक केस देख सकते हो, रवि और अनिल, 2 जर्नलिस्ट कर्नाटका के, उनको भी गिरफ्तार किया गया है, किसके आदेश से, कर्नाटका लेजिस्लेचर के आदेश से किया गया था जून 2017 में। तो भले ही कोर्ट में आपको इम्यूनिटी है, कोर्ट ऑफ लैंड में इम्यूनिटी है, हाउस एट द सेम टाइम अपना पावर को भी एक्सरसाइज कर सकती है। दैट थिंग्स टू बी नोटेड, समझ गए ना। यहाँ पे देखो बच्चे, नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आज सेम चीज, आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194। 105 किसके लिए, पार्लियामेंट के लिए, और 194 किसके लिए, विधानसभा के लिए जो स्टेट में है। नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लाइबल टू एनी प्रोसीड, ये भी तो इक्वलिटी है, यानी कि आप पार्लियामेंट में कुछ भी बोल रहे हो, लोकसभा राज्यसभा में कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी वक्तव्य दे रहे हो, हाँ, तो आपको किसी भी कोर्ट में घसीटा नहीं जा सकता है। सिमिलरली विधानसभा में कुछ भी आप बोल रहे हो तो किसी भी कोर्ट में आपको घसीटा नहीं जा सकता है। तो ये इम्यूनिटी मिलता है, इंडिविजुअल इम्यूनिटी भी मिलता है, प्लस कलेक्टिव इम्यूनिटी भी मिलता है एमपी सबको। बात समझ रहे हो, तो वही लिखा है, नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट shall be liable to any proceeding in any court in respect of anything said or any vote given by him in parliament or any committee। यानी कोई भी कमेटी का जो मेंबर बना है एमपी, ये पार्लियामेंट में जब डिस्कशन चल रहा है, कोई भी वक्तव्य दिया तो कोई भी वो वक्तव्य के वजह से वो कोर्ट में नहीं जा सकता है, कोर्ट में कोई घसीट नहीं सकता है। ये आर्टिकल 105 के अंतर्गत पार्लियामेंट को मिला है, लोकसभा राज्यसभा को मिला है, और आर्टिकल 194 के अंतर्गत सेम चीज विधानसभा के एमपी को भी मिला है। समझ गए ना। आगे देखो बच्चे लोग, हाईली इंटरेस्टिंग ना, देखो
तो एक्सेप्शन बोल रहा है, समझ लो ना, एक्सेप्शन है, कहाँ कहाँ एक्सेप्शनल चीज है ये, समझ गए ना। आर्टिकल 14 पढ़ रहे हो बच्चे लोग, आर्टिकल 31 क्लॉज सी, पिछले क्लास में भी हम लोग बात किए थे, ये भी एक तरह से आर्टिकल 14 का एक्सेप्शन है। आर्टिकल 31 सी इसलिए इंदिरा गांधी ने लाया था ताकि आर्टिकल 39 क्लॉज बी और क्लॉज सी को एक डायरेक्शन मिल सके। यानी कोई भी लॉ बनाया जा रहा है, यानी कि दूसरे भाषा में, सरल भाषा में मैं कहना चाह रहा हूँ, कोई भी लॉ बन रहा है जिसकी वजह से आर्टिकल 39 क्लॉज बी और क्लॉज सी को ध्यान दिया जा रहा है। यानी कि आर्टिकल 39 क्लॉज बी और सी में जो भी है, क्या है इसके अंदर, आर्टिकल 39 क्लॉज बी में मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी, जो पिछले क्लास में हम लोग कई बार एडिटोरियल्स में भी कर चुके हैं। जो मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी का बात है आर्टिकल 39 क्लॉज बी में, यदि उसको पूरा करने के लिए कोई लॉ बना रहा है पार्लियामेंट, और यदि वो तुम्हारा आर्टिकल 14 को वॉयलेट कर रहा है तो उसको वॉयलेशन नहीं माना जाएगा। तो ये इम्यूनिटी तुम्हारा कैसे मिला, आर्टिकल 31 सी को ला के। सो सिंपल, इसलिए कहा जाता है, बहुत ही एक फेमस वर्ड है, जैसे आर्टिकल 31 सी आया वैसे आर्टिकल 14 चला गया। जैसे आर्टिकल 31 आएगा आर्टिकल 14 गायब हो जाएगा, समझ गए। तो देखो बच्चे लोग, वही लिखा गया है, आर्टिकल 30 सी एक्सेप्शन है आर्टिकल 40 में, यानी कि राइट टू इक्वलिटी में। इट प्रोवाइड्स दैट द लॉज मेड बाय द स्टेट फॉर इम्प्लीमेंटिंग, जो भी लॉ, या तो विधानसभा हो सकता है या पार्लियामेंट हो सकता है, यदि ये लॉ बना रहा है डीपीएसपी का 39 क्लॉज बी और 39 क्लॉज सी को वो देने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, और इसके वजह से यदि आर्टिकल 14 जो कि फंडामेंटल राइट्स है वो यदि वॉयलेट भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको वॉयलेशन नहीं माना जाएगा। जो कि हम जानते हैं केशवानंद भारती केस के बाद जो मिनर्वा मिल्स केस हुआ था, मिनर्वा मिल्स केस में भी कहा था कि ठीक है 31 सी वैलिड है, बट ध्यान रहे कि ऐसा नहीं कर सकते कि सभी डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के चक्कर में फंडामेंटल राइट्स सब वॉयलेट हो, तो वो नहीं मान सकते हैं। एक के लिए ठीक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मिनर्वा मिल्स केस में, ठीक है। इसलिए एक फेमस कोड है, जैसे आर्टिकल 31 सी आया उस तरह आर्टिकल 14 गायब, खत्म। दूसरी बात है, और कहाँ कहाँ इम्यूनिटी मिलेगा, जो फॉरेन सॉवरेन रूलर्स, जो रूलर्स जो इंडिया में आ रहे हैं बाहर के जो है, या हमारे इंडिया में एम्बेसी में रह रहे हैं, जैसे फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा दिल्ली में एम्बेसी में, एम्बेसडर लोग जो डिप्लोमेट सब हो गए, उनको भी इम्यूनिटी मिलता है, उनके अगेंस्ट भी क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग नहीं हो सकता है। तो ये नहीं बोल सकते हो कि सर राइट टू इक्वलिटी हमारा वायलेट हो गया, नो, उन लोग को स्पेशल मिलता है, प्रिविलेज मिलता है। उसी तरह यूनाइटेड नेशंस और उसके एजेंसी भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को एंजॉय करते हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट तुम्हारा सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकता है। दैट इज ऑल अबाउट आर्टिकल 14, ठीक है। तो आर्टिकल 14 बड़ा है, दैट्स इट, कंप्लीटेड।